ओके। अच्छा, हमने रिवीजन स्टार्ट किया है और रिवीजन के साथ साथ जो थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था सिलेबस का, ठीक है, वो न्यूक्लियर के साथ लिंक है। लेकिन जिस तरह आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें सबसे पहले जर्नल फिजिक्स है, ठीक है। तो जो चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हो तो पहले उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट वो आप 100% कर पाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब आप देखो, क्लियर है वॉइस? अच्छा, अब आप चेक करो, अब क्लियर है या अभी भी सेम प्रॉब्लम है? यस सर, आवाज़ सही आ रही है आपकी। अब ठीक है, ओके। जी। ठीक है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास जो सेक्शंस आप कर चुके हो, जिसमें से ऑलरेडी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, जर्नल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स। ये तीन बहुत मेजर सेक्शंस होते हैं और इनमें से ऑलमोस्ट 75 नहीं, 70% तो आपके पास जो है वो कवर होता है, आपका होल पेपर, ठीक है। इसके अलावा अब जो बाकी पार्ट रह गया, वैसे हम थर्मल भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल बहुत इजी था, वो इतना लेंदी नहीं था, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर भी हमने डिस्कस किया है, वो भी इतना कोई लेंदी नहीं है। लेकिन उनमें से क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिस तरह पे इलेक्ट्रिसिटी, जर्नल और वेव्स में आपको मिलता है। और एक और जो न्यू चैप्टर ऐड किया है, स्पेस फिजिक्स, वो न्यूक्लियर के बाद है, ये आपके सामने ही है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेड आ रही हैं, क्योंकि एक तो ये न्यू ऐड हुआ है 2023 में, और अभी ये सेकंड ईयर ही है जिसमें आप स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब मई जून 2024 में हुआ, 23 में हुआ फर्स्ट टाइम, अक्टूबर नवंबर 2023, और अब जो है वो मई जून 2024, और अब आप फोर्थ, मतलब ऐसा बैच होगा जो ये अटेम्प्ट करेगा। तो हमारे पास पास पेपर्स भी नहीं है इसके, ठीक है। इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, कुछ बेसिक हैं। जैसे अगर हम जर्नल्स की बात करें, हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पहले से, ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कितने होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है। मतलब याद अभी ना भी हो, लेकिन ये सबको पता होता है कि ये सबने कभी ना कभी साइंस में बेसिक पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमें अर्थ के बारे में पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ हमारा थर्ड नंबर है प्लैनेट में, ठीक है, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें। और नॉर्मल सी कुछ बातें आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। जैसे आप ये देखो, 365 डेज लिखा है। अब इस 365 डेज का मतलब क्या है कि हम नॉर्मली काउंट करते हैं इसे 1 ईयर, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लैनेट के रिस्पेक्ट से देखें तो प्लैनेट अर्थ को 365 डेज लगते हैं, पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में अराउंड सन, ठीक है। उसके अलावा अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, हम राउंड ऑफ 365 ही लेते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई कि 365 डेज में अर्थ जो है वो पूरा अपना राउंड कंप्लीट करती है सन के अराउंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हम सोलर सिस्टम बनाते थे उसमें आपको याद होगा हम ओवल शेप बनाते थे डायग्राम में, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने इलिप्टिकल शेप बनी हुई है, हम इस शेप में बनाते थे, ठीक है। तो इलिप्टिकल जो है वो आपने याद रखना है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होंगे, ठीक है, वो सर्कुलर नहीं होंगे, तो इलिप्टिकल होते हैं। अच्छा, हमें ड्रॉ करने को नहीं आएगा, या कोई ऐसा पूछेगा नहीं, ये बस जर्नल जर्नल इंफॉर्मेशन है जो हमने माइंड में रखनी है। अच्छा, इलिप्टिकल में और सर्कल में क्लियर डिफरेंस आपको पता होगा कि सर्कल में आप सेंटर से कहीं भी चले जाओ, डिस्टेंस इक्वल होगा, पर इलिप्टिकल में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट भी आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। अब इलिप्टिकल भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ओवल शेप पाथ लाइक अ स्लाइटली एलोंगेटेड सर्कल, ठीक है। यहाँ पे इलिप्टिकल दो शेप्स बनी हुई है, तो आप देख सकते हो उनको क्लियरली। तो बस ये याद रखना है, एक तो 365 डेज, दूसरी बात ये याद रखनी है कि इलिप्टिकल शेप होती है ऑर्बिट्स की, सर्कुलर नहीं होती, ठीक है। फिर तीसरी बात, ऑर्बिटल स्पीड। ये अभी फिलहाल इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है, तो इससे रिलेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आएंगे भी।
और इतना मुश्किल कोई फॉर्मूला नहीं है, अब आप इतने सारे फॉर्मूलाज देख कर आ चुके हो, तो अब आपको जो है वो थोड़ा सा यूज टू हो गए हो आप फॉर्मूलाज को देखने के, ठीक है, सॉल्व करने के। तो अब आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आप ऑर्बिटल स्पीड की बात करो, तो नाम से तो पता चल रहा है कि स्पीड की ही बात हो रही है। ऑर्बिटल का मतलब है ऑर्बिट में, तो जब ऑर्बिट में प्लैनेट मूव करेगा तो उसकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखो, सिंपल सी लिखी हुई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। द एवरेज स्पीड एट विच द अर्थ और एनी बॉडी विच ऑर्बिट्स अराउंड द अदर बॉडी। ठीक है। तो ये वो स्पीड होती है कि जिसमें अर्थ जो है वो किसी बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करती है। और अगर अर्थ की बात नहीं कर रहे तो कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, लेकिन हम अर्थ को रेफरेंस लेते हैं क्योंकि हम खुद उस प्लेनेट पे रहते हैं, तो हम उसी के बारे में ज्यादा अच्छा जानते हैं। ठीक है। तो खैर कोई भी हो सकती है, मतलब वो मरकरी भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो सन के अराउंड ही मूव कर रहे हैं। तो उनकी अपनी एक स्पीड होगी ऑर्बिटल, अर्थ की अपनी है। तो अब आप स्पीड का बेसिक फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब क्योंकि इलिप्टिकल की बात हो रही है तो यहाँ पे डिस्टेंस लीनियर तो है नहीं। और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हम लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, जैसे कार, ट्रेन, बस, ये सारी एग्जांपल्स जब होती हैं, तो ये वाली बात हम तब करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है इलिप्टिकल की। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीजें आपको चेंज करनी पड़ती हैं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पर हैं। तो हम अपने लिए इजी चीजें करके चल रहे हैं ताकि हमें थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, फिर हम थोड़ा सा एडवांस जा सकें। अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे 2πr लिखा हुआ है। और ये बात भी सबको पता ही होगी कि 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक सर्कल पूरा ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब है वो 2πr के इक्वल है। अच्छा, अभी हमने बात की इलिप्टिकल, यहाँ पे हम सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली सर्कल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके लिए सॉल्यूशन करना इजी हो जाए। ठीक है। क्योंकि मतलब अप्रोक्सीमेट तो आप कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिवर्स तो एक्सपेंडिंग स्टेट में है और उसमें मतलब चेंजेस आती रहती हैं। तो आप इतना श्योर नहीं बता सकते एग्जैक्टली exactly, ठीक है, कि इसकी एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं हम। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इलिप्टिकल की जगह सर्कल ले लिया। ठीक है, क्योंकि सर्कल डिफाइंड है, इजी है, तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तो हमें मिल जाएगी एटलीस्ट। जो अभी हमने लॉज या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, हम वो तो स्टडी कर लेंगे, फिर जब आगे एडवांस लेवल पर जाएंगे तो वहां पर हम देख लेंगे चीज़ों को। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2πr लिखा हुआ है। ठीक है। और टाइम की जगह टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गई बेसिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने तीन बातें देखी। एक ये कि अर्थ को 365 डेज चाहिए, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं बेसिकली, कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं सन के अराउंड मूव करने में, रिवॉल्व करने में। और दूसरी चीज़ ये कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कल नहीं होते, इलिप्टिकल होते हैं। तीसरी बात ये कि ऑर्बिटल स्पीड की बात की, कि वो स्पीड जो प्लैनेट को रिक्वायर्ड होती है कि जिसके थ्रू वो किसी दूसरी बॉडी या किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। ठीक है, कि जिस तरह से अर्थ बॉडी जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपके पास इतनी बड़ी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये सीजन से रिलेटेड है। और इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक चीज से यहाँ पे नोटिस करो, तो सबसे पहले एक इन्फो नाम से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इस इन्फो में ये गिवन है कि इलिप्टिकल तो बात हो गई। ठीक है। अच्छा, एक आप देखते होगे कि ऑफिस में टेबल पर जो है वो ग्लोब या अर्थ, आप प्लेनेट कह लो, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, तो वो रखा होता है। ठीक है, वो रोटेट भी होता है सर्कल में। उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो ग्लोब जो होता है, उसमें जो सेंटर में एक्सेल होता है वो टिल्टेड होता है थोड़ा सा। ठीक है। जैसे अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो सेंटर में डॉटेड लाइन है, ये इसका एग्जैक्टली सेंटर है, ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन
ये जो प्रॉपर एक रेगुलर लाइन बनी हुई है, इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री एंगल पर बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ का एक्सिस है ना सेंटर में, जो जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है। जिस तरह क्रिकेट में होता है कि जब बॉल को स्पिन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बॉल पूरी मूव भी कर रही है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही है, प्लस वो घूम भी रही होती है अपने ही सेंटर के अराउंड। ठीक है। तो वो स्पिन भी कर रही होती है और मूव भी कर रही होती है। तो इसी तरह से अर्थ भी स्पिन भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। उसमें दो तरह की मोशन एट अ टाइम हो रही है। तो वो जो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है ना, तो वो एक्सिस स्ट्रेट नहीं होता, वो टिल्टेड होता है अराउंड 23.5 डिग्रीज एंगल पर। ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है, पूछते नहीं है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए, इसलिए ऊपर इन्फो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि टिल्टेड होगा। और इससे आपको ये आसानी हो जाती है कि जो बराबर में डायग्राम बनी हुई है सीजन्स की, ये समझना इजी हो जाता है। वरना कंफ्यूजन ये होगी कि ये टिल्टेड क्यों लिया था। ठीक है। तो फिर जब बाद में बताया जाएगा तो फिर अगेन वही बात होगी कि स्टार्ट में बता देते तो इजी हो जाता समझना। ठीक है। तो जो सेंटर में एक्सिल है या एक्सिस है हमारा अर्थ का, वो टिल्टेड होगा। वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो थोड़ा सा 23.5 डिग्री एंगल्स पर टिल्टेड होगा। ठीक है। अच्छा, अब टिल्टेड के बाद अगर हम सीजनल डायग्राम पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखो तो अब आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। इसमें वैसे सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है। आपने बस उसे कंसिडर करना है। और डायग्राम भी एग्जाम में कोई इतनी डिटेल नहीं आएंगी कि आपसे पूरी पूरी डायग्राम बनवाएं वो। ठीक है। तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आती है वो मैं आपको बता दूंगा खुद से कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो कि सेंटर में सन है और एलिप्टिकल शेप ली हमने। अच्छा, एलिप्टिकल शेप में अब आपको एक चीज, हाँ हम ये बात कर रहे थे बीच में, उस वक्त हम भूल गए कि सेंटर में क्या होता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है उसके अराउंड कहीं भी आप चले जाओ तो डिस्टेंस सेम रहेगा, रेडियस सेम रहेगा। एलिप्टिकल में ऐसा नहीं होता। अब आप एलिप्टिकल में देख रहे हो कि वर्टिकल अप एंड डाउन डिस्टेंस छोटा है, ठीक है, और राइट और लेफ्ट डिस्टेंस बड़ा है। मतलब अगर आप राइट की तरफ जाओ और अगर आप लेफ्ट की तरफ आओ तो डिस्टेंस में बहुत फर्क है। ठीक है। तो इलिप्टिकल में ये चेंज होता है। ठीक है। अब इस चेंज का आप इफेक्ट देखना कि क्या होता है सीजन पे। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज इसे, ठीक है, अब हमने इसे यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं March 21। ठीक है। डेट भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखी हुई है। तो 21 से मतलब मार्च, जो समर सीजन होता है नॉर्मली, तो वहां से मूव करके हम गए June 21 की तरफ, यानी स्प्रिंग से हम मूव करके गए समर की तरफ। ठीक है। और ये जो सेंटर में एक्सिस आपको नजर आ रहा है, ये टिल्टेड ही ड्रॉ किया है। ठीक है। और ये टिल्टेड ड्रॉ करने का मतलब ये कि इससे आपको ये क्लियर आइडिया हो रहा है कि सन का कितना मतलब सन को अर्थ का कितना रीजन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। मतलब अर्थ का कितना पार्ट सन को डायरेक्ट फेस कर रहा है, तो वो आपको इससे पता चल रहा है। ठीक है। तो टिल्टेड एरिया से आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से जब वो मूव करके लेफ्ट पर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पोजीशन अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक्सिस टिल्टेड होगा। और यहाँ पर भी आपको इजी आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट हाफ अर्थ जो है वो सन को फेस कर रही है और हाफ फेस नहीं कर रही है। ठीक है। तो इसके साथ आपने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा। ये वाली लाइन आप देखो, इसके साथ लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट डे इस वजह से लिखा है क्योंकि ये इलिप्टिकल के उस पॉइंट पर है जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। ये वाला पाथ जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। अब लेंथी होने की वजह से क्या होगा,
कि डेफिनेटली इस अर्थ प्लैनेट को यहाँ से गुजरने में टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा। ठीक है। तो जब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस वक्त जो सीजन होगा वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। जैसे समर सीजन की आप एग्जांपल लो, यहाँ पर भी समर की बात हो रही है। अब तो खैर थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज भी आना शुरू हो गया है, लेकिन अगर हम जर्नली एक देखें, जैसे हम देखते रहे हैं काफी टाइम से, तो इस पॉइंट पर जब अर्थ आएगी और उस वक्त जो भी आपका कैलेंडर में मंथ चल रहा होगा, तो वो थोड़ा सा उसमें आपको दिन बड़े मिलेंगे। जैसे समर में आपको डेज में जो है लाइट डे सनलाइट काफी देर तक मिलते हैं, क्योंकि उसमें डे काफी देर तक रहता है, मतलब सुबह सूरज जल्दी आपको नजर आएगा और वो काफी देर तक आपको सनलाइट मिलती रहेगी। ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि उस वक्त आप इलिप्टिकल पॉइंट के इस साइड से मूव करते हुए जा रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए डेज थोड़े लेंदी हो जाते हैं। और अगर आप टॉप वाली पोजीशन से कंपेयर करो, तो वहां लिखा हुआ डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, वहां इक्वल थे। अब वापस आ गए हम यहाँ से घूमकर सितंबर की साइड पर। ठीक है, अगेन इलिप्टिकल एक्सिस। ठीक है। अब इलिप्टिकल एक्सिस जो है वो दोबारा से आ गया यहाँ पर। और अगर आप देखो तो ऊपर वाली डायग्राम के ये ऑपोजिट है। मतलब पहले हमने ये देखा कि ये वाली साइड फेस कर रही थी। ठीक है। और अब ये वाली साइड यहाँ पर है। अब ये सन को फेस नहीं कर रही, अब दूसरी साइड सन को फेस कर रही है। ठीक है। यहाँ पर भी डे एंड नाइट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से और आगे जाएंगे तो अगेन इलिप्टिकल। और यहाँ भी आपको एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही होगी कि पहले जो साइड फेस कर रही थी वो अब फेस नहीं कर रही है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने आप को इस एरिया में कंसिडर करते हो, जो कि येलो मार्क किया हमने यहाँ पर, तो पहले जब आप लेफ्ट पर थे तो आपके पास समर सीजन चल रहा था, क्योंकि सन को फेस कर रहे थे। जब आप बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पर गए तो फिर विंटर सीजन आ गया। ठीक है। इसलिए आप देखो समर और विंटर थोड़ा सा लेंदी चलता है, क्योंकि इस पोजीशन में हम इलिप्टिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग, इलिप्टिकल शेप के अकॉर्डिंग हम ऐसी पोजीशंस पर होते हैं कि जिसमें डे टाइम और नाइट टाइम जो है वो थोड़ा सा लेंदी चलता है। ठीक है। तो जब आप पहले लॉन्ग डे की साइड पर थे तो समर सीजन था। जब आप दूसरी एंड पर गए तो अब आप यहाँ पर फेस कर रहे हो, फेसिंग अवे, सन को फेस नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो है वो नाइट टाइम ज्यादा होगा। ठीक है। और आपको कम से कम सनलाइट मिलेगी। ठीक है। क्योंकि अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड जब स्पिन करेगी अर्थ, तो सन को तो डेफिनेटली हम फेस करेंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि एलिप्टिकल शेप है और एंगल की वजह से। ठीक है। तो ये हमारे पास सीजनल चेंजेस होते हैं इस तरह से। तो डिफिकल्ट तो नहीं होगा इतना। कोई क्वेश्चन हो फिर भी, अगर कोई कंफ्यूजन। दिस प्रोसेस causes sun to be there for months and moon for months। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल मून के साथ आप इसे कंपेयर ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मून की बात अभी हम अलग से करेंगे। ठीक है। इसका कोई मून से अभी कोई ऐसा खास लिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास अभी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है। मून के लिए अलग से आपसे पूछा जाएगा कि मून के बारे में हमें पता है वो हर मंथ में चेंज होता है। इसका मतलब ये कि उसका साइकिल 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद अब सोलर सिस्टम आ गया। ठीक है। अब सोलर सिस्टम में हमने प्लैनेट्स के अलावा भी काफी सारे नाम सुने हुए हैं। ठीक है, मूवीज में देखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें डायग्राम जो होगी ना वो सन की भी है, मून की भी है। ठीक है, मून वाली भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो दोनों डायग्राम्स आती नहीं है अभी। ठीक है। तो अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्योंकि सोलर सिस्टम की बात हो रही है ना, तो इसलिए अभी हम सन को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में मेन हमारा भी सन फोकस है, फिर हम मून की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सोलर सिस्टम में हमारे पास काफी सारी चीजें जो है वो हमें पहले से पता है, हमें प्लैनेट्स के बारे में पता है और कुछ ऐसी बॉडीज के बारे में भी पता है
जिनके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा होगा या मूवीज कार्टून्स क्लिप्स में देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे एस्ट्रॉयड्स, मेट्रॉइड्स, ठीक है, शूटिंग स्टार्स, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आपने सुनी होती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें होती कहाँ कहाँ हैं। बहुत सिंपल सी इनकी फॉर्मेशन है, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पिक्चर देख लो, ठीक है, तो पिक्चर में आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात कि पिक्चर में आपको ये 4 प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स होते हैं। मतलब इनका जो सरफेस है, जैसे हमारी अर्थ का सरफेस है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब थोड़ा सॉलिड आपको सरफेस मिलेगा यहाँ पर। इन्हें हम कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है रॉकी प्लैनेट्स। इसके बाद एक बीच में कुछ अलग सी चीज आ गई, ठीक है, जिसके लिए लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब एस्ट्रॉइड आपको पता है क्या होते हैं? ठीक है, अगर नहीं भी आपको पता हो तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है: लार्ज रॉक्स दैट हैव नो एटमॉस्फेयर ऑफ देयर ओन एंड हैव नो ऑर्बिट इफ इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, सॉरी, हैव एन ऑर्बिट इफ इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, डिफाइन करो, व्हाट इज मेंट बाय एस्ट्रॉइड, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एस्ट्रॉइड। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या होते हैं, वो रॉक्स होते हैं बेसिकली, जिनको शूटिंग स्टार हम कह रहे होते हैं। वो शूटिंग स्टार्स नहीं होते, वो एस्ट्रॉइड्स ही टूट कर मेटेरॉइड्स बनते हैं, और वो ही अर्थ के क्लोज से जा रहे होते हैं। ठीक है। जैसे आजकल भी अभी न्यूज चल रही थी कि एक स्ट्राइक करना था, लेकिन वो काफी दूर से पास हो गया है। खैर, बेसिकली ये अर्थ रॉक की सरफेस्ड होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। ठीक है, इनका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, और अगर ये इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहें तो इनका एक फिक्स ऑर्बिट है। आप ये देख रहे होगे, एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर पैटर्न में चल रहे होंगे तो ठीक है, इनका ऑर्बिट है। अदरवाइज अगर ये इससे बाहर हो गए, ठीक है, मतलब वो जो प्लैनेट से जाकर स्ट्राइक करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो अपने इस ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो जब ऑर्बिट से बाहर आएंगे, डेफिनेटली जो जिसके करीब होगा वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना हर प्लेनेट की, तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, वो फिर उसके सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करता है। ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के आगे जाएंगे, फिर 4 प्लैनेट्स और नजर आ रहे हैं आपको: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये जो 4 प्लैनेट्स होंगे ना, इनका थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। इनको आप गैशियस प्लैनेट्स कहते हो। ठीक है, मतलब ये उस तरह से रॉकी टाइप नहीं होंगे जैसे हमारा प्लेनेट है, इससे अलग होगा। गैशियस प्लेनेट है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और गैस में जितना डिफरेंस है, उतना ही आपके प्लेनेट और इनके प्लेनेट में डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, जिस तरह सन पे बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सिनेरियो होगा यहाँ पर। तो ये अर्थ की जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 4 प्लैनेट जो है वो गैशियस में आ जाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल गई। नाम तो पता ही थे, सीक्वेंस भी याद ही होता है, लेकिन ये चीज़ पहली बार ही शायद देखी हो, या पहले से भी अगर पढ़ी हो तो अच्छी बात है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट को भी देख लिया। प्लूटो को अभी हम ऐड करेंगे कि प्लूटो को हमने इसमें क्यों नहीं काउंट किया, और प्लूटो के साथ ऐसा मसला क्या है कि जिसको अब हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, सबसे पहले प्लैनेट की अगर बात की जाए तो प्लैनेट की भी डेफिनेशन आपको दे दी कि प्लैनेट कहते किसे। ठीक है, हमने तो शुरू से वो प्लैनेट प्लैनेट नाम सुना है, तो हमें ये पता है कि अर्थ को प्लैनेट कहते हैं, लेकिन प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि हम उस चीज को प्लैनेट कह रहे होते हैं जिसकी स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होगा। ठीक है, और उसके अलावा उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ठीक है, उसका मतलब कोई अपना अलग से ऑर्बिट नहीं होगा। ठीक है, और उसमें कोई इस तरह के, अब ये जो डेब्रिस का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह से एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो टूट के मेट्रॉइड्स बन जाते हैं। तो हमारे प्लेनेट में ऐसा कोई मतलब केस नहीं है कि अर्थ में से कुछ पार्ट्स टूट कर जो है वो कहीं और जाके स्ट्राइक करना शुरू कर जाए। ठीक है, इनके स्कैटर्ड पीस नहीं होते। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इसमें डस्ट और गैस पार्टिकल्स नहीं होते, स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रिमेन्स। ठीक है।
तो इसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता। जिस तरह रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था ना, कि रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन एमिट होती है, तो एमिट होने के बाद जो बाकी बचता है वो आपको रिजल्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, अर्थ जैसा है वैसा आपको नजर आ रहा है। ठीक है। सही है, तो ये प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो प्लूटो की बात थी ना, तो प्लूटो की बात यहाँ पर होगी आपके पास डार्क प्लैनेट्स में। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम डार्क प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको पिक्चर में नाम नजर आ रहे होंगे जिनके बारे में हमने बात नहीं की, जैसे ये एरिस लिखा हुआ है। ठीक है। मेक मेक लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सेरिस लिखा हुआ है। ठीक है, प्लूटो भी उसी कैटेगरी में आ गया। बेसिकली इनके साथ होता क्या है कि ये मून से भी छोटे प्लैनेट्स हैं। ठीक है। प्लैनेट्स तो हैं लेकिन ये स्मॉलर देन मून होते हैं। तो इसलिए हम इनको डार्क प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें ये जितने नाम आपके सामने पिक्चर में नजर आ रहे हैं, प्लूटो, सेरिस, एरिस, मेकमेक, ये सब इसमें आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं पूछेगा कि आप इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करो आइडिया। तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जहां पर जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके वैसे ही आपके पास क्वेश्चंस भी कम है, पास पेपर्स भी के भी क्वेश्चंस नहीं है कि आपको मतलब आइडिया हो सके कि क्या क्या पूछा जाता है। तो इस वजह से तो डार्क प्लेनेट के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये मून से भी स्मॉलर देन साइज होते हैं मून के कंपैरिजन में, और प्लूटो भी डार्क प्लेनेट में ही आता है। बाकी नाम याद हो ना हो, तीनों ये जो लिखे हुए हैं जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस में पूछते नहीं है आपसे कि इनके नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है। अभी फिलहाल एस्ट्रॉइड की डेफिनेशन देखी, प्लेनेट की देखी, डार्क प्लेनेट की देखी। ठीक है। इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं। अच्छा हाँ, अगर किसी को सीक्वेंस याद नहीं होता, तो सीक्वेंस याद करने के लिए भी आपके पास एक यहाँ पे राइमिंग लिखी हुई है। ठीक है। अब सबने अलग अलग राइम से याद किया होता है। जैसे एक राइम है यहाँ, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नथिंग। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये आपको प्लैनेट्स के नाम देंगे। ठीक है। वरना इसके अलावा एक और राइम भी यूज की जाती है। ठीक है। और वो राइम भी इसमें लिखी हुई मिल जाएगी आपको, यही लिखी हुई, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। और उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो नाचोस की जगह, जो अच्छा है लगता है आपको। तो खैर ये उनके लिए जिनको सीक्वेंस याद नहीं होता। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस याद है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसको सीक्वेंस याद नहीं है, तो अगर वो इंटरनेट पे भी सर्च करेगा इसकी राइम, तो अलग अलग तरह की उनको मिल जाएगी, फिर जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लो। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस आ गई, मेट्रॉइड्स की आ गई। अच्छा, अब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स टूट कर छोटे छोटे रॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब वो जो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स हैं वो बन जाते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है। तभी इनके नाम मिलते जुलते हैं। एस्ट्रॉइड्स में से जो टूट कर निकलेंगे वो मेट्रॉइड्स होंगे। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि मेट्रॉइड्स आर स्मॉलर साइज रॉक ब्रोकन आउट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि अब जो हम जिसको शूटिंग स्टार कह रहे होते हैं ना, हम कहते हैं कि सितारा टूटा है, या शूटिंग स्टार जो कह रहे होते हैं, तो स्टार नहीं होता बेसिकली वो होता क्या है कि जब मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली जब वो बेल्ट से बाहर निकलेंगे तो उसके करीब में जो भी प्लेनेट होगा वो उसकी तरफ जाएंगे। और अभी हमने पिक्चर में देखा था कि हमारे पास मार्स और उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो हम इतना कोई दूर नहीं है, करीब है काफी। तो ऐसा नहीं है कि प्लेनेट पर आ नहीं सकते, आ सकते हैं। तो जब मेट्रॉइड्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो उन्हें मिलती है ग्रेविटी, जो कि उससे पहले उन्हें मिल ही नहीं रही थी इतनी ज्यादा। ठीक है। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे, उस बॉडी को। अब जब वो अट्रैक्ट होती है तो डाउनवर्ड आने के साथ साथ क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस। अब डेफिनेटली कोई इतने अर्थ के टॉप से, इतनी हाइट से जब कोई अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा, तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी तो वो कितनी हाई होगी। और उसके फिर ऑपोजिट फोर्सेस यानी एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, वो इतनी हाई होगी कि उसकी वजह से आपने वो देखा होगा मूवीज में और कार्टून्स वगैरह में भी, कि वो बॉल ऑफ फायर बन जाते हैं। ठीक है। जब कोई प्लेनेट इस तरह का या रॉक टाइप मटेरियल जो है वो प्लेनेट की तरफ आ रहा होता है, तो वो बिल्कुल फायर, बॉल ऑफ फायर बन जाता है। ठीक है।
तो वो चीज यहाँ भी लिखी हुई है, व्हेन दे एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे बिकम मिटियोर, फिर उसे हम मिटियोर कहते हैं। ठीक है। पहले एस्ट्रॉइड था। ठीक है, पहले एस्ट्रॉइड था, टूट के मेट्रॉइड बना। मेट्रॉइड जब अर्थ के रीजन में आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो वो मिटियोर बन गया। ठीक है। सो दे स्टार्ट टू बर्न ड्यू टू हाई स्पीड एंड एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये इसकी लॉजिक है, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स और मिटियोर, तीन चीजें ये। हाँ बिल्कुल। मतलब आप इसको ऐसे ले लो कि अगर आप बहुत तेजी से एक आप वुडन पीस लो और आप उसको जमीन पे बहुत तेजी से जो है वो रब करना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप हो जाएगा। तो यही काम इसके साथ होता है, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है और एयर रेजिस्टेंस भी उस पर उतना तेजी से एक्ट करती है। ठीक है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम रनिंग करते हैं तो मतलब हमारे शर्ट और बाल जब उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ की एविडेंस होता है कि एयर रेजिस्टेंस हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही है। ठीक है, नॉर्मली हम बैठे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा। तो जब वो इतनी स्पीड से आएगा, ठीक है, जब हमारी रनिंग में हम सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसी वजह से, तो जब वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा होगा तो डेफिनेटली उस पे एयर रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी, और उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही इसकी फ्रिक्शन इतनी हाई हो जाएगी, ठीक है, कि ये बर्न होना शुरू हो जाएगा, ये बॉल ऑफ फायर की तरह बन के फिर जो है वो अर्थ को आकर हिट करेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस इसका रीजन है जो इसका टेम्परेचर हाई करे। ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आ गई जो कि सबने सुनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हो, कॉमेट। ठीक है, सबने सुनी होती है कहीं ना कहीं कॉमेट के बारे में। अच्छा, कॉमेट में बेसिकली अब ऐसा होता क्या है कि इसको कॉमेट कह रहे हैं। अब कॉमेट में अब अगर आप देखो, यहाँ लिखा है मेड अप ऑफ डस्ट एम्बेडेड इन आइस एंड मीथेन। ठीक है। तो बेसिकली इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इन शॉर्ट अगर जर्नल कहा जाए तो इसमें गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर जर्नल ऊपर ऊपर से अगर हम बात करें कॉमेट की, तो अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड्स में पूछे तो आप बोलोगे डस्ट और गैस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, आइस और मीथेन। ठीक है, पार्टिकल्स आ गए आइस के, मीथेन गैस आ गई, और डस्ट तो वैसी ही थी इसमें। तो ये इस तरह की चीजें मिलकर कॉमेट बनाते हैं। अब वो आपने देखा होगा कॉमेट मूव कर रहा होता है तो उसके पीछे आपको टेल नजर आ रही होती है इस तरह की, ये जो बनी हुई है, तो वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उसकी वजह से वो टेल भी बन जाती है उसकी, मूव अगर वो कर रहे हो। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या अब तक सुनते आए हैं, देखते आए हैं साइंस में। तो वो यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और इसके आगे लिखा हुआ है कि व्हेन कॉमेट्स पास क्लोजर टू द सन रेडिएशन कॉज आइस टू मेल्ट, जर्नल सी बात है, आइस है तो सन के पास जाएगा तो मेल्ट होगी। मोशन ऑफ कॉमेट कॉजेज डस्ट एंड गैस टू बी ब्लोन अवे, हेंस इट फॉर्म्स अ टेल ऑफ इट्स ओन। टेल वाली बात आ गई। ठीक है। तो जब वो मेल्ट होगा डेफिनेटली, कोई भी चीज मेल्ट है, जैसे पिज्जा की एग्जांपल ले लो, उस पे चीज हो, अब आप उसे जब अलग करते हो स्लाइस को, तो वो चीज ऐसे बिल्कुल थ्रेड की तरह खींचते हुए साथ आ रही होती है। तो बिल्कुल काम इसी तरह कॉमेट के साथ होगा कि कॉमेट में आइस थी, वो मेल्ट हो गई सन के जैसे, मतलब बहुत क्लोज नहीं लेकिन उसके पहले से ज्यादा क्लोज आ गए, कि मतलब उसकी रेडिएशंस मिलना शुरू हो गई पहले से ज्यादा। उसकी वजह से वो मेल्ट होगा, और डेफिनेटली जब मूवमेंट होगी तो वो डस्ट और वो मेल्टिंग आइस की वजह से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसमें सिनेरियो होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि सब चीजें पहली बार सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा चीजों को हम सीक्वेंस में ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें सबने पढ़ी तो कहीं ना कहीं सुनी तो लाजमी होती है, बस अब उनको थोड़ा सा सीक्वेंस में लेकर आ रहे हैं हम प्रॉपर। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये स्पेस में है ना, तो स्पेस में आपको पता है रैंडम मोशन में है। ठीक है, हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि इनका कोई ऑर्बिट नहीं है। जब ऑर्बिट नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कोई पैटर्न नहीं होगा, तो वो अपनी मर्जी से बस कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे होंगे वो, मतलब उसके आसपास कोई प्लेनेट होगा, कोई बॉडी होगी,
तो उसकी ग्रेविटी की वजह से वो उस तरफ चले जाएंगे, फिर वो उनसे दूर चला जाएगा तो इनर्शिया की वजह से वो चलते रहेंगे। फिर कोई और उनके क्लोज से गुजर जाएगा तो ग्रेविटी उस तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, वो उस तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से वो रैंडम सी एक चलती रहेगी सिचुएशन प्लैनेट्स के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्बिट होता तो फिर हम अर्थ की तरह बात कर रहे होते, उनकी प्रॉपर प्रॉपर हर चीज। लेकिन वो ऑर्बिट में नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि उनके लिए कोई सीक्वेंस या कोई पैटर्न नहीं है। वो रैंडमली बस कहीं भी मूव करेंगे, इसलिए कुछ कुछ बातें बस लिख दी कि अगर वो मूव करेंगे। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे और क्यों मूव करेंगे। ठीक है, बस जो अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है हम भी सिर्फ उतनी डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। वरना फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और आप सिलेबस से थोड़ा सा हट के बात करना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ तक हो गई हमारे पास प्लैनेट्स और बॉडीज की बात। ठीक है। और एक लास्ट चीज इसमें है स्टार्स। अब स्टार्स जो है ना वो हमारे पास इसमें बहुत मेन टॉपिक है। वो क्यों, वो भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये सेलेस्टिकल बॉडीज होती हैं। सेलेस्टिकल बॉडी को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो मेरी। आप देख लेना, समझ आ गया होगा, डेफिनेशन ऊपर क्लियर लिख दी। एनी ऑब्जेक्ट दैट एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व्स इन आउटर स्पेस। ठीक है। अब ये आउटर स्पेस में मिलेंगे आपको। जिस तरह हम सी साइड जाते हैं तो हम सी के बिल्कुल टॉप लेवल पर बस उस सरफेस पे देख रहे होते हैं। कोई डीप डाइव नहीं करते, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर सी की भी बात की जाए तो उसमें भी डीप सी है। अब हम डीप सी में नहीं जाते, हमारा मतलब काम ही नहीं है ना हम जा सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं कि हम जा सकें। तो वो जिन लोगों का काम है, तो वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो ये काम कर रही होती है, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारी डीप सी लाइफ देख रहे होते हैं, सब उनके बारे में इंफॉर्मेशन साइंस जो भी है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक आउटर स्पेस है। बहुत डीप आप स्पेस से दूर चले जाओ, स्पेस के डीप में जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो आउटर स्पेस होगा। तो ये बॉडीज वहां पर मिलती हैं आपको। और इनमें फ्यूजन रिएक्शन होता है, जैसे कि हमने बात की थी फ्यूजन रिएक्शन में, कि ये सन में होता है और सन को हम स्टार कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस अब हमने देखना है। ठीक है।